घमंडी या चांद का टुकड़ा कहाँ से ले आई बहू। दादी ने पोते को पहली बार गोद में लेकर कहा था, जरा तो मेरे बुढ़ापे का ख्याल किया होता। इसके जैसी सुंदर बहू कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं। कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते दादी के ये शब्द मधुप को हजारों बार सुनने के कारण याद हो गए थे और वह अपने को रूप रंग में अद्वितीय समझने लगा था। पापा का यह कहना है कि सुंदर और स्मार्ट दिखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पढ़ाई खेलकूद में भी होशियारी दिखानी होगी, भी काम कर गया था और वह अब एक तरह से ऑलराउंडर ही बन चुका था और अपने पर मर मिटने को तैयार लड़कियों से कोई अपने लायक ही नहीं समझ लगती थी। इसका फायदा यह हुआ कि वह इश्क विश्क के चक्कर से बच कर पढ़ाई करता रहा। इसका परिणाम अच्छा रहा और IIT में IIEM में की डिग्रियां और बढ़िया नौकरी आसानी से उसकी झोली में आ गिरी। लेकिन असली मुसीबत अब आशुरी हुई थी। शादी पारिवारिक सामाजिक और शारीरिक ज़रूरत बन गई थी, लेकिन ना खुद को और ना ही घर वालों को कोई लड़की पसंद आ रही थी। अचानक एक शादी में मामा ने दूर से कोशिश दिखाई दी तो मधुप उसके अपलक देखता रह गया। तरासे हुए नैना नक्श सुबह की ललिमा लिए उजला रंग और लंबा कद, बचपन से परी की कथा की नायिका जैसी पसंद है तो रिश्ते की बात चलाऊं। माँ ने पूछा। मधु कहना तो चाहता था कि चलाने वाले का चक्कर छोड़कर खुद ही जाकर रिश्ता मांग लो, लेकिन हेकड़ी से बोला, से केस में सजाने के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बीवी चाहिए, अपने मुकाबले की पढ़ी लिखी कैरियर गर्ल, कशिश क्वालिफाइड है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेक्रेटरी है। अब तुम उसे अपनी टक्कर के लगते हो या नहीं, या मैं नहीं कह सकता। मामा ने मधु की हेकड़ी से चिढ़कर नहले पर दहला धड़ा। मधु इतना ही पूछ सका, आप यह सब कैसे जानते हैं। अक्सर मैं रविवार को इसके पापा के साथ गोल्फ खेल कर लंच लेता हूँ, तभी परिवार के बारे में बातचीत हो जाती है। आपने उनको मेरे बारे में बताया? अभी तक तो नहीं, लेकिन अब हुआ यही है। चाहो तो मिलवा सकता हूँ। कहना तो चाहा कि पूछते क्यों है, जल्दी से मिलवाइए, पर हेकड़ी ने फिर सिर उठाया। ठीक है, मिल लेते हैं, लेकिन शादी ब्याह की बात अब आप अभी नहीं करेंगे। मैं तो कभी नहीं करूँगा। परस्पर परिचय करवा कर तटस्थ हो जाऊँगा, कहकर मामा ने उसे डॉक्टर धरणीधर से मिलवा दिया। जैसे उसने सोचा था, धरणीधर ने तुरंत अपनी बेटी कशिश और पत्नी कामिनी से मिलवाया और मधु ने उन्हें अपने मम्मी पापा से परिचय करवाने वाले मामा शादी की भीड़ में ना जाने कहाँ खो गए। किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। चलने से पहले डॉक्टर धरणीधर ने उन लोगों को अगले सप्ताह डिनर पर बुलाया, जिसे मधु के परिवार ने सहर्ष मान लिया। मधु की बेसब्री तो इतनी बढ़ चुकी थी कि 3 रोज के बाद आने वाला सप्ताह भी बहुत दूर लग रहा था और धरणीधर के घर जाकर तो वह बेचैनी और भी बढ़ गई। कशिश को खाना बनाने, घर सजाने यानी जिंदगी की हर शौक को जीने का शौक था। इसका कहना है कि आप अपनी नौकरी या व्यवसाय में तभी तरक्की कर सकते हो जब आप उससे कमाए पैसे का भरपूर आनंद लो, या आपको अपना काम बेहतर करने की ललक और प्रेरणा देता है, धरणीधर ने बताया। अब तो मैं भी इसका यही तर्क मानने लग गया हूँ। उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, यानी सगाई शादी। मधु को मानना पड़ा कि कशिश बगैर किसी पूर्वाग्रह के जीने की कला जानती, यानी जीवन की विभिन्न विविधताओं में तालमेल बैठाना। ना तो उसे अपने ऑफिस की समस्याओं को लेकर कोई तनाव होता और ना ही किसी
घरेलू नौकर के बगैर बताए छुट्टी लेने पर, यानी घर और ऑफिस सुचारू रूप से चला रही थी। मधुप को भी अभी आज नहीं, आज बहुत थक गई हूँ कहकर नहीं टाला था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। शादी की तीसरी सालगिरह पर सास और माँ ने दादा नानी बनाने की फरमाइश की। कशिश भी करियर में उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां पर कुछ समय के लिए विराम ले सकती थी। मधुप को कभी भी एतराज नहीं था, सो दोनों ने स्वेच्छा से परिवार की नियोजन को तिलांजलि दे दी। लेकिन जब साल भर तक कुछ नहीं हुआ तो कशिश ने मेडिकल परीक्षण करवाया। उसकी फेलियर ट्यूब में कुछ विकार था जो इलाज से ठीक हो सकता था। डॉक्टर धरणीधर शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाखा से अपनी देखरेख में कशिश का उपचार करवाने लगे। प्रत्येक टेस्ट अपने सामने 2 प्रयोगशाला में करवाते थे। उस रात कशिश और मधुप रात का खाना खाने ही वाले थे कि अचानक डॉक्टर धरणीधर और कामिनी आ गए। डॉक्टर धरणीधर मधुर को बाहों में भरकर बोले, साल भर पूरा होने से पहले ही मुझे नाना बनाओ। आज की रिपोर्ट के मुताबिक कशिश अब एकदम स्वच्छ है। सो गेट सेट रेडी एंड गो मधुप, मगर अभी तो हमारे साथ चलो, कहीं जश्न मनाते हैं। आज तो घर पर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं पापा, कशिश ने शर्माते हुए कहा। बाहर किसी जान पहचान वाले ने वजह पूछ ली तो क्या कहेंगे, वही जो सच है। मैं तो खुद ही आगे बढ़कर सबको बताना चाह रहा हूँ, मगर तुम कहती हो तो घर पर ही सही है। धरणीधर ने मधुप को छेड़ा। नाना बनने वाला हूँ, उसके स्तर की खातिर करो होने वाली पापा जी। डॉक्टर धरणीधर देर रात आने वाले मेहमानों के आगमन की तैयारी की बातें करते रहे। कामिनी ने याद दिलाया कि घर चलना चाहिए, सुबह सबको काम पर जाना है। वे नाना बनने वाले हैं, इसकी खुशी में कल छुट्टी नहीं है। पापा आपके साथ ड्राइवर नहीं है, आप अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दें, सुबह ड्राइवर से मंगवा लीजिएगा, अभी आपको हम लोग घर पहुंचा देते हैं। मधुप ने कहा, तुम लोग को अब बेटा जी तुरंत आने वाले मेहमान को लाने की तैयारी में जुट जाओ, हमारी फिक्र मत करो। गाड़ी क्या है, आज तो मैं हवाई जहाज भी चला सकता हूँ, धरणीधर जोश से बोले। उसी जोश में तेज गाड़ी भगाते हुए उन्होंने सड़क के किनारे खड़े ट्रक को इतनी जोर से टक्कर मार दी कि गाड़ी में तुरंत आग लग गई, जिसके बुझने पर राख में सिर्फ अस्थि पंजर और लोहे के भाग मिले। शेष सब कुछ पल भर में ही भस्म हो गया। कशिश तो इस हादसे से जैसे विक्षिप्त ही हो गई थी। अकेली संतान होने के कारण समझ नहीं पा रही थी कि कैसे खुद को संभाले और अब कैसे मम्मी पापा द्वारा छोड़ी गई अपार संपत्ति को। मधुप उसके अथाह दुख को समझ रहा था और यथासंभव उसकी सहायता भी कर रहा था, लेकिन कशिश को शायद उस दुख के साथ जीने में ही मज़ा आ रहा था। ऑफिस तो जाती थी, लेकिन मधुप और घर की ओर से प्रायः उदासीन हो चली थी। मधुप को संयम टूटने लगा था। एक रोज़ कशिश ने बताया कि उसने वकील से पापा की संपत्ति का समाज सेवा संस्था के लिए ट्रस्ट बनाने को कहा था, मगर उनका कहना है कि फ़िलहाल कोठी को किराए पर चढ़ा दो और पैसे का फिक्स्ड डिपॉजिट में डालती रहो। कुछ वर्षों के बाद जब पापा के नाती-नातिन बड़े हो जाएं तो उन्हें फैसला करने देना कि वे संपत्ति का क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं वकील साहब, मम्मी पापा जीवित रहते तो यही करते और तुम्हें भी वही करना चाहिए जो मम्मी पापा की अंतिम इच्छा थी, मधुप ने कहा।
अंतिम इच्छा क्या थी? अपने नातिन नातिन को जल्दी से दुनिया में बुलाने की हमें उनकी यह इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए। मधुप ने मौका लपका और कशिश को अपनी बाहों में भर लिया। उसका तो अब सवाल ही नहीं उठता, तुम्हारे 7 या 70 खून भी माफ। मधु फंसा, मगर उसके स्वर में क्षमा या याचना या पश्चाताप नहीं था। समझ तो गया कि कशिश को तलाक के कागज मिल गए, और यह कहकर कि अब उसका सवाल ही नहीं उठता, उसने बात भी ख़त्म कर दी थी। वह कशिश को उसकी गुस्ताखी और औकात की याद भी दिला दी थी। यूँ तो उसे वकील से भी संपर्क करना चाहती थी, पर इससे अहम को ठेस लगती। कशिश से जवाब न मिलने पर जब वकील उससे अगले कदम के बारे में पूछेंगे तो क्या देगा। कशिश ने भूल सुधार ली थी। मधु को कशिश और ऑफिस जाने पर तो एतराज़ नहीं था, लेकिन जब तक मम्मी पापा के घर जाकर कशिश का उदास होना उसे पसंद नहीं था। घर की देखभाल के लिए जाना भी ज़रूरी था। नौकरों के भरोसे तो छोड़ा नहीं जा सकता था। मधुप ने कशिश को समझाया कि क्यों ना पापा के क्लिनिक संभालने वाले विधु डॉक्टर सुधीर से कोठी में ही रहने को कहें। सुनकर कशिश भड़क उठी, जैसे किसी बहुत बड़ी समस्या का हल मिल गया हो। उसके बाद कशिश पूर्णतः सहज और तनाव मुक्त हो गई। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।